करीब 27 साल पहले की बात है। दुनिया के एक कमजोर देश में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के खून में हाथ रंगे हैं दुनिया के एक ताकतवर देश के। ताकतवर देश ने कमजोर देश में अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमजोर देश आज उसके सामने खड़ा होकर गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। इस कहानी में कमजोर देश है मध्य अफ्रीकी देश रवांडा और ताकतवर देश है फ्रांस। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात फ्रांस की उस गलती की जिस पर वो आज भी शर्मिंदा होता है। फ्रांस की नाक के नीचे अप्रैल 1994 से जून 1994 के बीच करीब 100 दिनों तक रवांडा में भीषण नरसंहार हुआ। 100 दिनों के भीतर 8 से 10 लाख लोग मारे गए, यानी एक दिन में औसतन करीब 10,000 लोगों का कत्ल हुआ। हजारों अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस नरसंहार में मारने वाले थे बहुसंख्यक हुटू और मारे गए थे अल्पसंख्यक तुत्सी। ये नरसंहार सरकार की शह पर हुआ था और इसमें सेना और पुलिस के इशारे पर अल्पसंख्यकों को मारा गया। न केवल इतना बल्कि ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की हत्या के लिए उकसाया भी गया था। नतीजा ये हुआ कि हजारों पड़ोसियों ने अपने पड़ोसियों को काट डाला। चर्च के पादरियों ने रोजरी छोड़कर चाकू उठा लिए। स्कूल के टीचरों ने अपने यहाँ पढ़ने आए बच्चों को काट दिया। चर्च में बंद करके लोगों को जिंदा जला दिया गया। हत्यारों को प्रशासन से खूब इनाम मिला। उनको कहा गया कि अगर उनको मार डालो तो उनका घर जमीन सब तुम्हारा। हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन इस बीच फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस की भूमिका इस नरसंहार से पहले, उसके दौरान और बाद में पूरी तरीके से रही। फ्रांस की सरकार जो बहुसंख्यक हुटू थे उनको सपोर्ट देती थी। 1990 से 1993 के बीच चले रवांडा की सिविल वॉर में भी फ्रांस हुटू सरकार को हर मुमकिन मदद कर रही थी। फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्तेरान को लगता था कि अगर रवांडा में आरपीएफ यानी जो अल्पसंख्यक थे उनकी सरकार बन गई तो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले एक देश से उनका प्रभाव कम हो जाएगा। हाल ही में रवांडा की रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 1994 के खौफनाक नरसंहार में 8 लाख लोगों की मौत होने देने की जिम्मेदारी फ्रांस की बनती है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रवांडा के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया। वो रवांडा में चाहते थे कि पहले की तरह संबंध सुधरे, लेकिन रवांडा में हुए नरसंहार के पहले और बाद में फ्रांसीसी अधिकारियों की भूमिका का इस बीच में कच्चा चिट्ठा खुल गया। रवांडा की 600 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल और मई 1994 में जब नरसंहार अपने चरम पर था तब भी फ्रांस ने नरसंहारों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया और इसके बाद के वर्षों में इस नरसंहार में अपनी भूमिका को कवर करने की भी फ्रांस ने कोशिश की और कुछ अपराधियों को तो संरक्षण तक दिया। इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि नरसंहार के बारे में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस मित्तेरान और उनके प्रशासन को पूरी तरीके से पता था। इसकी तैयारी के बारे में भी पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किया और उस समय रवांडा के राष्ट्रपति रहे जुवेना हब्रीमाना की सरकार का समर्थन करते रहे। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि फ्रांसीसी अधिकारी ना तो अंधे थे और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता था कि नरसंहार हो रहा है या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। नरसंहार जब लगभग 100 दिनों तक चलता रहा, उसके बाद 22 जून 1994 को फ्रांस की अगुवाई में यूएन ने रवांडा में हस्तक्षेप किया, जो बहुत देर से उठाया गया कदम रहा। हालांकि रवांडा की रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस के अधिकारियों की तुत्सी नरसंहार में कोई सीधी भूमिका नहीं थी, न ही किसी फ्रांसीसी अधिकारी ने तुत्सियों को मारा, जैसा कि अफवाहों में कई बार कहा गया। रवांडा की सरकार लंबे समय तक फ्रांस सरकार की ये कहकर आलोचना करती रही कि उसने इस नरसंहार के बारे में दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया। रवांडा ने 2019 और 2020 में फ्रांस से इन दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन फ्रांस ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इसी साल 7 अप्रैल को जिस दिन रवांडा में 1994 में नरसंहार शुरू हुआ था, उस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साल 1990 से 1994 के फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इससे लगता है कि फ्रांस भी कहीं न कहीं अपनी गलती को मान रहा है और
पहले की गई अपनी गलतियों पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी है। लेकिन आइए जानते हैं कि जब फ्रांस में ये बड़ा नरसंहार हो रहा था तो उस समय संयुक्त राष्ट्र कहाँ था, यूएन ने क्या किया। यूएन से भी रवांडा को उस समय कोई मदद नहीं मिली। यूएन की पीस कीपिंग सेना उस समय रवांडा में मौजूद थी, लेकिन वो सब कुछ होता देखती रही। एक मिसाल के तौर पर एक स्कूल की घटना का जिक्र होता है। हजारों टुत्सी जान बचाने के लिए एक स्कूल में इकट्ठा हुए। उस स्कूल में यूएन की पीस कीपिंग सेना मौजूद थी, लेकिन पीस कीपिंग सेना लोगों को मरता हुआ छोड़कर चली गई। ऐसी कई मिसालें हैं जो रवांडा में अपनी रिपोर्ट में बताई गई हैं और इसके बाद में यूएन ने रवांडा में अपनी गलतियों के बाद में माफी भी मांगी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार रवांडा का नरसंहार हुआ क्यों था। रवांडा में दो प्रमुख समुदायों की बसावट थी, हुटू और टुत्सी। हुटू रवांडा के बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे और टुत्सी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। हुटुओं का अधिकतर काम खेती और कामकाज से जुड़ा था, वहीं टुत्सी मवेशी पालन करते थे यानी पशुपालन करते थे। और रवांडा जो कि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, वहां पे मवेशी संपन्नता की निशानी थी। ऐसे में टुत्सी अल्पसंख्यक होकर भी हुटुओं से ज्यादा प्रभावशाली रहे। 17वीं शताब्दी में टुत्सी राजशाही भी आ गई। बाद में आया साम्राज्यवाद का दौर। इस दौरान बेल्जियम ने यहाँ पर अपने फायदे के लिए हुटुओं और टुत्सियों के बीच में नस्लीय नफरत फैलाई। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद रवांडा में आजादी की मांग तेज होने लगी। रवांडा में टुत्सी राजशाही खत्म हुई। जुलाई 1962 में रवांडा आजाद भी हो गया। अब हुटुओं के हाथ में रवांडा की सत्ता आ गई। उन्होंने बरसों तक हुए शोषण का बदला लेना शुरू किया। कई अल्पसंख्यक टुत्सी मारे गए, कईयों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके जवाब में टुत्सी समुदाय के भीतर कई विद्रोही गुट बने। इनमें से एक प्रमुख विद्रोही गुट का नाम था रवांडन पैट्रियटिक फ्रंट, यानी इसको कहा जाए तो आरपीएफ। इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार हासिल किए और रवांडा में जो बहुसंख्यक समुदाय की सरकार थी उस पर हमला करना शुरू किया। इनका एक ही मकसद था कि रवांडा को जीतकर वहां दोबारा से अपनी हुकूमत कायम करना। 1990 से 1993 तक रवांडा सरकार और आरपीएफ के बीच में खूब जोरदार जंग हुई। इसे गृहयुद्ध कहा गया। विद्रोहियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में रवांडा की सरकार को एक शांति समझौता करना पड़ा। ये साल 1993 का समझौता था, लेकिन इस शांति समझौते की शर्तों को कभी भी सही से लागू नहीं किया गया, क्योंकि हुटू बहुसंख्यक सरकार को कहीं ना कहीं डर था कि टुत्सी सत्ता न हथिया लें। और इसी डर की वजह से फिर से आपस में मनमुटाव शुरू हुआ और आपस में संघर्ष शुरू हुआ और बीते दौर की खौफनाक यादें दिलानी शुरू की गई और बताया गया कि हुटू समुदाय दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए गए थे टुत्सी साम्राज्य के दौर में। और इस तरीके से जो आम आदमी थे रवांडा के, वहां पर नफरत का माहौल फैलने लगा। इसी माहौल में 6 अप्रैल 1994 को राजधानी किगाली के बाहरी हिस्से में सेना के एक हवाई जहाज पर हमला होता है। विमान हवा में ही टुकड़े टुकड़े होता है। इस विमान में मौजूद थे रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाब्रियामाना। और इसके बाद जब राष्ट्रपति मारे गए तो आज तक भी ये रहस्य नहीं खुला है कि हमला किसने किया था। कुछ कहते हैं कि यह हमला आरपीएफ ने किया था, कुछ कहते हैं कि इसके पीछे हुटू चरमपंथी संगठन इंटराहामवे का हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति हाब्रियामाना आरपीएफ को सरकार में शामिल करे। बेल्जियम ने भी अपनी जांच में लगभग यही बताया है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुसंख्यक चरमपंथी संगठन इंटराहामवे का हाथ था। लेकिन जो भी कुछ हो, स्पेन के तुरंत बाद बड़े स्तर पर टुत्सी समुदाय का नरसंहार शुरू हो गया। उससे यही आशंका लगती है कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। नरसंहार के बाद जब टुत्सी सत्ता में लौटे तो फिर से हुटुओं को निशाना बनाया गया। बहुसंख्यक हुटू समुदाय के हजारों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए और फिलहाल रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कैगमी। पॉल कैगमी टुत्सी समुदाय से हैं और इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि टुत्सियों के साथ पहले जो कुछ सालों पहले अत्याचार हुए हैं, जो उन पे हिंसा हुई है, उसका कहीं ना कहीं न्याय टुत्सी समुदाय को मिले। पॉल कैगमी टुत्सी मिलिशिया संगठन आरपीएफ के कमांडर थे। साल 2000 से ही वो राष्ट्रपति हैं रवांडा के। रवांडा पॉल कैगमी के शासन में आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन पॉल कैगमी पर आरोप है कि उन्होंने रवांडा से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है।